आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल जनता को अपने झांसे में लेने के लिए चाले तो खूब चल रहे हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है और अरविंद केजरीवाल जो ये सोच रहे थे कि वो सब कुछ छुपा ले जाएंगे, वो अब मुश्किल हो गया है। अब अरविंद केजरीवाल और आप को लेकर कोर्ट से जो खबर आई है, उससे दिल्ली के लोग फिर से आपको चुनेंगे, ये मुश्किल ही लग रहा है। इससे पहले शीश महल को लेकर हुए खुलासे से अरविंद केजरीवाल पहले ही सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे उन्होंने जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए किया। लेकिन अब जो खबर आई है, उससे आपकी पोल पट्टी खुल गई है कि कैसे आपने जनता के साथ धोखा किया है। वहीं अब चौतरफा फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। इस खबर में बताएंगे आगे आपको सब कुछ डिटेल में। वहीं इस खबर में आगे आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक रिपोर्ट से राहुल गांधी भी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए राज छुपाना मुश्किल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जिस राज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी को लेकर कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिससे केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ गई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, दिल्ली की आप सरकार की काली करतूतों से जल्द ही पर्दा उठने वाला है। दिल्ली सरकार द्वारा किया गया गड़बड़झाला जल्द ही दिल्ली वासियों के सामने आने वाला है। दिल्ली सरकार ने कितना पैसा दिल्ली के विकास और कितने पैसे डकार ली है, सब कुछ पर से पर्दा उठने वाला है। दिल्ली सरकार कितनी ईमानदार है, इस पर से भी जल्द ही पर्दा उठने वाला है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा में 12 कैग रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार का जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं की मांग है कि वित्त, प्रदूषण, प्रशासन और शराब से संबंधित 12 कैग रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी जाए ताकि उन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया जा सके। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, एलजी, भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षण और दिल्ली के महालेखाकार को नोटिस जारी किया। अब मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। इस याचिका को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली बीजेपी विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अजय वर्मा, अनिल कुमार वाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कुछ अहम कारणों के चलते सुनवाई की पहले की तारीख मांगी। हालांकि प्रतिवादियों में से एक की ओर से पेश हुए वकील ने दावा किया कि याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई है। दूसरी तरफ याचिका में दावा किया गया है कि 2017-18 से 2021-22 तक की कैग रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है, जिनके पास वित्त विभाग भी है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि एलजी के बार बार अनुरोध के बावजूद ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए उनके पास नहीं भेजी गई। वकील नीरज और सत्यरंजन स्वयं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्पीकर से पहले भी संपर्क किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर दबाना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी कार्रवाई और व्यय की उचित जांच को भी रोकना है, जिससे सरकार के वित्तीय स्वामित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं। दर्शकों, सवाल ये भी है कि जब आपकी सरकार ईमानदार है तो उसे रिपोर्ट पेश करने में परेशानी कैसे? आखिर वो क्या छुपाना चाहती है? लेकिन आपके लिए अब रिपोर्ट छुपाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब आप सरकार को कोर्ट को रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बताना होगा। दर्शकों, आपकी सरकार खुद तो कुछ करती नहीं है और केंद्र सरकार करे तो उस पर गंदी राजनीति करती है। केंद्र सरकार ने देश के गरीब और शोषित वर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना चला रखी है, जिसकी वजह से जनता को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल जाता है। लेकिन दिल्ली की सरकार है कि इस योजना को लागू नहीं होने देती है, बस झुंझुना बजाती रहती है कि इसमें बड़ा घोटाला है, कालापन है, लेकिन हमेशा की तरह ये बताने में विफल रहती है कि घोटाला क्या है। आपका काम है सिर्फ आरोप लगा देना और भाग जाना, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से घिर गए हैं।
देश के भीतर केंद्र सरकार लाखों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देकर उन्हें स्वास्थ्य का वरदान दे रही है, लेकिन आपकी सरकार सिर्फ रोरे अटकाने का काम कर रही है और दिल्ली के बुजुर्गों को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए उनके हक से उन्हें दूर कर रही है। दरअसल पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना को विस्तार देते हुए यू विजन पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत देश के 70 साल और उससे ज्यादा के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। हालांकि ये योजना दिल्ली में लागू नहीं की गई है। इसे लेकर पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि दिल्ली और बंगाल के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनकी सरकारें राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद आप में खलबली मच गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब दिल्ली के लोग चुनाव में इसका हिसाब जरूर लेंगे क्योंकि दिल्ली में आप सरकार आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही है। पीएम मोदी के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना ठीक नहीं है, इस पर राजनीति करना सही नहीं है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पूरा इलाज मुफ्त मिलता है, चाहे कितने रुपए लगे। 5 रुपए की गोली से लेकर चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, दिल्ली सरकार हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त करवाती है। अगर आप कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं आपको भेज दूंगा। क्या आयुष्मान भारत योजना से लोगों को लाभ हुआ? कैग को आयुष्मान भारत योजना में कई गड़बड़ियां मिली। जिन राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है उन राज्यों में आज तक मैं एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिसका आयुष्मान भारत में इलाज हुआ हो। मेरी आपसे विनती है कि आप दिल्ली के मॉडल का अध्ययन करें और आयुष्मान भारत योजना की जगह दिल्ली मॉडल को पूरे भारतवर्ष में लागू करें, जिससे लोगों का जमीन पर फायदा हो। वहीं आयुष्मान भारत योजना राजधानी में लागू न करने को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आप पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू होने से रोक दिया है, जिससे दिल्ली के बुजुर्ग इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आखिर दिल्ली के बुजुर्गों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। आप सरकार स्वयं तो कोई कल्याणकारी कदम उठाती नहीं, उल्टा केंद्र सरकार की योजनाओं में रोरे अटकाकर दिल्ली के लोगों को हक से वंचित करती है। हम दिल्ली के बुजुर्गों को वचन देते हैं कि जनवरी-फरवरी में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही हम पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू कर बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड जारी करेंगे। दर्शकों, देश के भीतर कई प्रदेश हैं जहां के लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाकर अपना और अपनों का जीवन खुशहाल कर लिया, लेकिन लगता है कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक्सपोज हो गए हैं। एसबीआई के खुलासे के बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। एसबीआई ने खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। राहुल गांधी किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ प्रपंच कर रहे हैं वो अब सबके सामने है। दर्शकों, राहुल गांधी आजकल नेता विपक्ष नहीं बल्कि लगता है कि पीआर मास्टर हो गए हैं। मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में वो घूमते फिरते कहीं भी चले जाते हैं और कहते हैं कि जी खींचो फोटो, और फिर उनकी पीआर टीम अलग अलग एंगल बनाकर उस फोटो के साथ कहानी प्लांट करती है सोशल मीडिया पर। अभी हाल ही में राहुल गांधी दिल्ली में एक नाई की दुकान पर गए थे। राहुल गांधी क्या दिल्ली में आम कॉलोनियों में रहने वाले लोग किसी भी नेता को अचानक देखकर चौंक जाएंगे? तो नाई भी चौंक गया। और भारत का इंसान बड़ा सहज होता है तो हमारे मेहनत कश नाई भी भावुक हो गए कि महलों में रहने वाले लोगों को गरीब की याद कैसे आई। शायद वो ये सोचकर भी भावुक हो गए होंगे कि चलो चुनाव आए तो ये चांदनी महल में रहने वाले निकलकर हमारे बीच तो पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी की पीआर टीम तो इस पूरे दृश्य को अलग ही एंगल दे दिया और बता दिया कि मोदी राज में गरीबों का शोषण हो रहा है। और साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों को अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। लेकिन राहुल का ये ट्वीट सच से कोसों दूर खड़ा दिखता है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। दरअसल मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि मोदी राज में लोगों की कमाई कम हुई है, लेकिन दर्शकों हकीकत कुछ और ही है।
एसबीआई की हाल ही में जारी हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2014-15 और 2023-24 के दौरान आय असमानता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि आय वितरण वक्र में दाईं ओर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि निम्न आय वर्ग के लोग आबादी में हिस्सेदारी के अनुपात में कमाई बढ़ा रहे हैं। देश में असमानता की स्थिति बिगड़ने के बहुप्रचारित मिथक को स्पष्ट करने के लिए एसबीआई के आर्थिक विभाग ने आय असमानता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों में आय असमानता 2013-14 से 2022-23 के बीच यानी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 74.2% तक घट गई है। यह दर्शाता है कि सरकार के प्रयास आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंच रहे हैं। इससे निम्न आय वर्ग के लोगों की आय बढ़ रही है। वहीं 3.5 लाख की कमाई करने वाले लोगों की आय असमानता में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 31.8% थी, जो कि 2020-21 में घटकर 12.8% रह गई है। इस समूह की आय हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में 19% तेजी से बढ़ी है। वहीं निम्न आय वर्ग यानी 5.5 लाख से कम आमदनी ने पिछले दशक में अध्ययन काल की पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का स्थान है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी को यह रिपोर्ट कहीं नहीं दिखती है, जो साफ कह रही है कि सरकार की नीतियों का लाभ अब जनता को मिल रहा है। जैसे ही एसबीआई की रिपोर्ट आई, बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी ट्वीट कर विपक्ष को घेर लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2014 से 2023 के बीच सालाना 5 लाख तक आय वाले व्यक्तियों की आय असमानता में 74.2% की गिरावट देखी गई है, जिसका श्रेय सरकार के प्रयासों को दिया जाता है। इसमें आईटीआर फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि और प्रत्यक्ष करों में वृद्धि भी देखी गई, जो बेहतर अनुपालन को दर्शाता है। दर्शकों, पीएम मोदी के शासनकाल में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कांग्रेस सिर्फ निर्भर बनाना ही जानती थी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लग रहा था कि लोग अब उनकी बातों में आ रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में जनता ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी कि देश के मन में पीएम मोदी ही बसते हैं। वहीं हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने भी करारा जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोप से जनता में अशांति, अराजकता फैल सकती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से चुनाव दर चुनाव निराधार आरोप लगाने से बचने का आह्वान किया और अप्रत्याशित चुनावी नतीजों का सामना करने पर आरोप लगाने के लिए पार्टी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने खुलासा कर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस हार रही है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल होना है, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बागी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों और मुसलमानों को ठगा है, उन्हें सिर्फ दलितों और मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। कांग्रेस तो सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है और ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए इनका प्रयोग कर रही है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत ये भी है कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोभ में लोगों का प्रयोग करती रही है, विकास के नाम पर इनको ठेंगा दिखाती रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम नेता कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व मंत्री अनीस अहमद ने ये तक कह दिया है कि हरियाणा जैसे ही नतीजे महाराष्ट्र में आएंगे, वो कांग्रेस छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों और दलितों को धोखा दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर पूर्ण बहुमत की जीत हासिल की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में 3 बार के विधायक अहमद ने कहा कि जिन मुसलमानों और दलितों ने कांग्रेस को लोकसभा में जिताया, अब वे टिकट वितरण के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों, दलितों, तेलियों, मछुआरों और हिंदी भाषी आबादी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इंटरव्यू के दौरान अनीस अहमद से सवाल किया गया कि मुसलमान अब किसको वोट देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे तीसरे मोर्चे के लिए मतदान करेंगे।
वीबीएन नेता ने कहा कि हमें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का नतीजा महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा। पिछले चुनावों में भी टिकट कटने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अहमद ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व ने राज्यसभा का वादा किया था, लेकिन महाराष्ट्र कोटा से उत्तर प्रदेश से बाहरी इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर नॉमिनेट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का दिग्गज नहीं हूं, लेकिन गुलाम नबी ने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं बाहर जाने वालों में अकेला नहीं हूं। उन्होंने कांग्रेस में पोस्टमार्टम की ज़रूरत बताई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लहर को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वाली लहर खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा मुस्लिम, दलित और तेली समुदायों में महाराष्ट्र में बगावत का असर दिख रहा है। नया फॉर्मूला दलित मुस्लिम बहुजन एकता होगा। अहमद 4 दशक से कांग्रेस के साथ थे और वो नागपुर सेंट्रल से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दोस्तों, समझने की ज़रूरत यह भी है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं। जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस और महाविकास का ध्यान सिर्फ सत्ता पर है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता का हित कैसे साधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।